वेलकम डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप तमाम मेरे जानने वाले, देखने वाले, मेरे डियर फ्रेंड्स, सोशल मीडिया फैमिलीज, हाउ आर यू कहते हैं सबको और वेलकम कहते हैं गपशप विद सबीन में। तो जनाब आज एक फिर नए गेस्ट और एक नई प्रोग्राम के साथ, एक नई दिन के साथ, एक नई ख्वाहिशों और नेक तमन्नाओं के साथ वेलकम कहते हैं। एक नई पर्सनालिटी हैं जो जनाब मलिक तारिक महमूद अवान साहब, जो कि न्यूज़ 9 के चेयरमैन भी हैं और सिंध सहाफ़ी संगत के सेंट्रल प्रेसिडेंट भी हैं। तो चलते हैं प्रोग्राम की जानिब और कुछ मज़े की गपशप करते हैं इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का करम है फर्स्ट। और सर आज आप हमारे प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं और सबसे पहले क्या कॉम्प्लीमेंट देना चाहेंगे मेरे इस प्रोग्राम के बारे में और व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कोई आपका प्रोग्राम माशाल्लाह थोड़े अरसे में अपने नाज़रीन में अच्छा नाम बनाया है और ज़बरदस्त आपकी मेहनत काविशें हम देखते हैं कभी कभी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छी आपकी मेहनत है जो आपकी ज़्यादा इतनी पॉपुलेशन की तादाद में जल्दी में वो उसके व्यूअर्स बढ़ रहे हैं तेज़ी से। बिल्कुल बिल्कुल सर, और आप तो जैसे कि हमारे चेयरमैन भी हैं इस चैनल के और आपको तो कोई तारुफ की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारी आवाम जानना चाहती है, देखना चाहती है। तो हमारा ये होता है कि सबसे पहले हम उनको इंट्रोड्यूस कराएं और उनकी खासियत बताएं, वो क्या काम कर रहे हैं इस मुआशरे में, क्योंकि हमारे इस प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ही यही है कि आवाम चाहे वो पॉलिटिकल है या सोशल है या फिर कोई और अपने आप में कमाल रखते हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराया जाए। अच्छा सर आप बेसिकली हैदराबाद से ही या कहीं और से आप बिलोंग करते हैं? बस हमारा ताल्लुक हैदराबाद भी घर है तो बदीन भी घर है। अच्छा बदीन भी, मेरी पैदाइश तो हैदराबाद की है। तो वैसे हमारा बदीन है। अच्छा सर, ये सहाफत में जो आप आए, ये पेशा आपने कब से ज्वाइन किया? सहाफत में तो समझे 24 साल हो रहे हैं। 24 इयर्स? जी हाँ, मैंने मैट्रिक से ही सहाफत शुरू कर दी। अच्छा मैट्रिक से ही शुरू कर। अच्छा ये कैसे आपके माइंड में ये आइडिया आया कि आपको जो है वो सहाफत की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि मैट्रिक का आपने जिक्र, मैट्रिक में ऐसा होता है कि बड़ी यंग एज होती है, उसमें तो लोग बड़े चिलबुले होते हैं कि जनाब अभी हमें कॉलेज जाना है और ये करना है वो करना है, और आप सहाफत में आ गए, इतनी सीरियस फील्ड। दरअसल वो शौक था लिखने का। अच्छा। तो मैं तो 6th क्लास से ना लिखना शुरू कर दिया था, मुख्तलिफ मैगजीन्स में, मुख्तलिफ अखबारात में। तो लिखने का जो शौक़ था ना वो आगे थोड़ा इसमें ले गया। तो लिखने का इस हद तक शौक़ था कि मैं इतना लिखता था, इतना पढ़ता था कि घर वाले, स्पेशल मेरी मदर कहती थी कि आप इतनी किताबें पढ़ते हो, ख्याल करना कि तुम्हारा खराब ना हो जाए। तो लिखने का, पढ़ने का बहुत शौक़ था, वही शौक़ इसमें लेके आया और उसमें फिर हमारी जो तंजीम भी थी बनाई बाद में हमने दोस्तों ने मिल के। तो मतलब एक काम था, एक शौक़ था सहाफ़त के वाले से, सहाफ़त भी की जाए। और सिंध सहाफ़ी संगत, देखो सिंध के सहाफ़ियों की एक जामिया तंजीम है जो 24 साल से सिंध के सहाफ़ियों के लिए काम कर रही है। तो ये एक तसलसल है जो चल रहा है। अच्छा, ये जो आपने तंजीम का जिक्र किया, तंजीम के हवाले से कुछ थोड़ा सा आप वजाहत करेंगे कि सहाफत की कोई तंजीम है या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं? जी, ये सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए सिंध सहाफ़ी संगत। अच्छा। इसके आज से 24 साल पहले हमने नूर सिंधी साहब में, हमारे सीनियर सहाफ़ी, हमने मुश्तरका इसकी बुनियाद डाली थी। तो अच्छा, इसके पीछे विजन क्या था कि ये आप जो है वो बहस आपने रखी, तो इसके पीछे विजन क्या था इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस तंजीम को बनाने का, वो आप थोड़ा सा क्लियर करें। आप देखें ना, माशरे में सहाफ़ी सच लिखता है, जो सहाफ़ी सच लिखता है तो उसको मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। उस पर झूठे मुकदमात भी दाखिल होते हैं, उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से हरासा भी किया जाता है और मुख्तलिफ आप देखें काफ़ी सहाफ़ियों को शहीद भी किया गया है। तो जो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अब देखो सहाफ़ी माशरे के लिए काम करता है, अपने शहर के लिए काम करता है, अपने इलाके के मसाइल उजागर करता है। तो जब वो किसी के खिलाफ लिखेगा, किसी ब्यूरोक्रेट की करप्शन के खिलाफ लिखेगा या किसी के खिलाफ भी रिपोर्ट चलाएगा, तो उसकी पादाश में उसकी दुश्मनी तो होगी। तो कोई दुश्मन तो सामने आके हमला करता है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि मुनाफिकी का ज़माना है, तो साथ साथ भी चल रहे हैं, उनका भी पता नहीं है कि कौन किसका। तो वो उसकी जो रिपोर्टेशन है, जो उसकी रिपोर्टिंग है, जो उसका जर्नलिज्म है, वो उसके दुश्मन भी इतने बढ़ते हैं। तो आप जितना आगे जाएंगे तो उतने ज़्यादा तादाद में आपके दुश्मन भी बढ़ेंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि एक सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए तंजीम बनी जो सहाफ़ियों के लिए काम करे। तो जितना हो सका है किया है और कर भी रहे हैं। सिंध के छोटे छोटे शहरों में जहाँ भी छोटे प्रेस क्लब है वहाँ भी हमारी तंजीम की
बॉडियां हैं, यूनिट्स हैं। अच्छा, ये जो आपने बताया कि ये जो आप काम कर रहे हैं, ठीक है, ये आपने जो तंजीम बताई, ये पूरे सिंध में इसके ऑफिस आप लोगों ने बनाए हैं, प्रॉपर तरीके से आप एक लेके चल रहे हैं, या कोई चैनल स्टूडियो? वहाँ के जो सहाफ़ी हैं वो खुद ही बनाते हैं। अच्छा। तो कहीं ऑफिस हैं, कहीं नहीं भी हैं, जहाँ नहीं भी हैं लेकिन यूनिट है, बॉडियां हैं। तो मतलब हम ये चाहते हैं कि सिंध के सहाफ़ी जब भी किसी सहाफ़ी का मसला हो, कोई इशू हो, तो वो एक प्लेटफार्म पर मुत्तहद होकर, वो फिर किसी भी अखबार से हैं, किसी भी चैनल से हैं, लेकिन मकसद सबका एक है। तो जब उनके साथ नाजायज़ी हो तो तब हम सबको एक होकर, एक आवाज़ बनकर उठना चाहिए, एक आवाज़ होकर बोलना चाहिए। अगर एक सहाफ़ी से नाजायज़ी कल दूसरे से होगी, तो जब हम उसकी आवाज़ बनेंगे तो हम उसे इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन में कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, आपका विजन बहुत हद तक हमें क्लियर हुआ है, क्योंकि ऐसा होता है कि सच बोलने वाले को और जो जायज बात करता है स्पेशली उसको मंजर आम पे आने नहीं दिया जाता। ये आता है तो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। कहीं तो ऐसा होता है कि आवाज़ भी दबा दी जाती है। तो बहुत सारे हमारे ऐसे रिपोर्टर्स हैं और जिनको इन मुश्किलात का सामना रहा है, और सर ने उनको उनके बेसिक राइट दिलाने की वजह से ये एक जो है वो प्लेटफॉर्म बनाया, एक तंजीम बनाई और उस पर काम करें, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम यहाँ पर सर आपको इसके लिए जो है ना वो अप्रिशिएट करते हैं कि आपने अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हम आपको देते हैं अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से। और सर ये मुझे बताएं कि सम टाइम ऐसा भी होता है कि लोग सारी बात जो है वो सहाफ़ियों पे डाल देते हैं कि जनाब ये तो एक छोटी सी बात थी, इन्होंने जो है उसमें बहुत सारी बातें ऐड करके वो बना दिया है पूरा। तो इसमें कहाँ तक सदाकत है, क्या ऐसा होता है? देखें ना, आप सहाफ़ियों के साथ जो जुल्म ज़्यादतियाँ, या रिसेंटली ये डिस्ट्रिक्ट नौशहर और फिरोज के शहर मेहराबपुर के सहाफ़ी अजीज़ मेमन को कत्ल किया गया जी। उसको सच लिखने की पादाश में शहीद किया गया। अच्छा। आपने कराची के सहाफ़ी वली बाबर को देखो, उनको शहीद किया गया। कंदकोट के शायद सुमरों को शहीद किया गया। शिकारपुर के अमीर बख्श बिरोई को शहीद किया गया। शादी लार्ज के सूफ़ी मोहम्मद खान को शहीद किया गया। आशिक मंगी इधर दादू के साथी उनको शहीद किया गया। तो मुख्तलफ वाई बांदी में साथी को शहीद किया गया। मतलब मुख्तलफ सहाफ़ी हैं जिनको सच लिखने की पादाश में शहीद किया गया। आज तक उनके मतलब जो मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। अच्छा सर, आप जयपुर खास के सहाफ़ी महमूद सुल्तान चांडियो को शहीद किया गया। जुड्डो के सहाफ़ी जुबैर मुजाहिद को शहीद किया गया। तो ये सहाफ़ी हैं जिन्होंने सच लिखा और उसकी पादाश में। लेकिन सर ये तो चले जिन्होंने शहीद किया गया उन्हें अब तक कैफर किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाया गया? मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है, आप लोग सहाफ़ी हैं, आपने एक तंजीम बनाई, तो क्यों अब तक आपकी आवाज़ अदलिया तक नहीं पहुंच सकी? ऐसे क्या इसमें आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, या क्या इसकी बेसिक वजूहत है कि सहाफ़त में होने के बाद भी अब तक जो शहीद हुए हैं उनमें से किसी एक सहाफ़ी को भी इंसाफ नहीं मिल सका? यहाँ पे हमारे पास ये होता है, आप देखें कि एक सहाफ़ी है, वो एक छोटे शहर का सहाफ़ी है या बड़े शहर का सहाफ़ी है, उसको मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। उस को इस हद तक जब शहीद कर दिया जाता है तो आप पीछे उसका केस फिर कमज़ोर हो जाता है। पीछे जो वर्सा हैं, ठीक है, वो केस लड़ते हैं, उस हद तक जाते हैं, लेकिन जो ताकतवर अनासर हैं जिन्होंने उसको इस कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, तो उनकी इतनी ताकत है, इतनी पावर्टी है, जो उस केस से वो जान छुड़ाने के लिए पैसा भी खर्च करते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से, हरबों से उनके जो वर्सा है उनको हरासा भी किया जाता है। तो हमारे पास ये केस काफ़ी सालों से चल रहे हैं, लेकिन इंसाफ के मुंतज़िर हैं। जनाब इंसाफ के मुंतज़िर, और आप देखने वाले जितने भी लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनसे यही कहेंगे कि काइंडली जो लोग सच के लिए बात करते हैं, आपके हकूक़ के लिए बात करते हैं, तो ये जस्ट बात करना नहीं होता। इसके लिए सबसे पहले आप अपने इंटरनल जो एक फेयर होता है उसको रिमूव करते हैं। बहुत हिम्मत चाहिए जनाब, झूठ तो हर कोई बोलता है लेकिन सच बोलना बड़ी बात है। तो ऐसे लोगों को आप अप्रिशिएट कीजिए। जितने मेरे देखने वाले इस वक्त लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, किसी भी जगह इस वक्त मेरी आवाज़ पहुंच रही है इस प्लेटफॉर्म के जरिए, तो मैं यही कहूंगी कि काइंडली सच बोलने वाले को, हक बोलने वाले को आप सपोर्ट किया करें। क्योंकि होता ये है कि जनाब फेसबुक पर बैठकर नेगेटिव कमेंट करना तो बहुत आसान है, जनाब फौरन कमेंट कर दिया जाता है कि जनाब ये बंदा ऐसे बोल रहा है, मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन कभी अप्रिशिएट भी तो किया करें। बहैसियत शहरी आपका ये फर्ज बनता है। सारी तनकीद, ऐसा नहीं कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं या जो हुकूमत होती है या जो सहाफ़ी होते हैं या जो कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं आप फौरन बैठ के उन पर तनकीद करते हैं। तनकीद बराए तनकीद हो तो गलत बात है जनाब, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह हो तो क्यों नहीं हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा सर, यहाँ पर मैं एक और आपसे क्वेश्चन लेना चाहूँगी। सर आपकी क्या पर्सनल लाइफ, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप किसी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, स्पेशली जो सियासत से रिलेटेड होता है, आप देख लें, क्योंकि रिपोर्टर भी कोई इतना आसान नहीं है,
जर्नलिज्म, क्या पर्सनल लाइफ इसकी कभी आपकी डिस्टर्ब हुई है, इस वजह से कभी कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है आपको? सहाफ़ी की देखें ना आप लाइफ, एक सहाफ़ी की ये लाइफ है कि वो ईद के दिन भी कवरेज के लिए, खबर बनाने के लिए ईदगाह खड़ा हुआ है, रोड रास्तों पे खड़ा हुआ है, अगर बरसात चल रही है, तूफान चल रही है तो उसमें भी वो खड़ा है, अगर कहीं कोई ऐसा एहतियाज है, मुजाहरा है, सख्त गर्मी है, सख्त धूप है, उसमें भी वो कवरेज कर रहा है। तो सहाफ़ी तो 24 घंटे ही समझो फील्ड में है। तो सहाफ़ी की ज़िंदगी जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी तो कम होती है, उसकी ज़िंदगी, उसका जीना, उसका मरना मैं समझता हूँ। कभी मिसेज आपकी नाराज़ नहीं होती है? कभी वो गुस्सा वुस्सा नहीं करती हैं आप पे? बस शुरू में होता था, आस्ते 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 एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ कभी कि कभी उन्होंने गुस्से में आके आपको खाना नहीं दिया और आपने बाहर जाके खाना खाया है? नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे भी सहाफ़ियों को तो खाने बाहर के बहुत नसीब होते हैं, घर का कम ही नसीब होता है। मैं समझता हूँ माशरे के वो सहाफ़ी हैं जिनको रोज दावतें होती हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम की, आज उसकी दावत, आज उसकी दावत। तो मेरी नजर में सहाफ़ी जो है ना, वो सबसे ज्यादा बाहर के खाने सहाफ़ी ही करते हैं। अच्छा, बिल्कुल, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अब तो आदत हो चुकी है। चलें जनाब, ये तो खैर एक छोटी सी बात थी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम जो है वो कोई बहुत ना तो फनी किस्म का है, ना ही बहुत कोई क्रिटिकल किस्म का, हम तो गपशप करते हैं जनाब। और गपशप से जब गपशप निकलती तो बात हम और करना चाहेंगे यहाँ पर सर आपसे। अच्छा सर, अब सोसाइटी में जो ये आपने देखा कि आपने बताया कि इन मुश्किलात का, नेगेटिविटीज को फेस करके एक जर्नलिज्म का बंदा आगे बढ़ता है, तो अब इसके पॉजिटिव सेक्टर्स क्या हैं? क्या इसमें कोई फायदा भी है आपको? क्योंकि जर्नलिज्म में आने के बाद लोग इसे छोड़ते नहीं हैं। ऐसी कौन सी पॉजिटिव चीज़ है जो आपको वहाँ पर एट ए टाइम रखती हैं कि हमने जनाब इसी को करना है या इस फील्ड को छोड़ना नहीं है? ऐसे कौन से बेनिफिट्स हैं, वो आप हमारी व्यूअर्स को बताएं। जर्नलिज्म में तो इज्जत है, रिस्पेक्ट है, आप की अप्रोच है कि आपके कॉन्टेक्ट्स बढ़ते हैं और माशरे में आपको एक अच्छा मकाम मिलता है। आप जब अच्छे वे में चलेंगे, अच्छा लोगों के लिए करेंगे, अच्छा लोगों के लिए लिखेंगे, अच्छा लोगों के लिए बोलेंगे, अच्छी आपकी एक्टिविटी होगी, लोगों के, शहरियों के बुनियादी मसाइल के हल के लिए आप आवाज़ उठाएंगे, तो माशरा आपको देखें ना, आप जब किसी के लिए कुछ करते हैं तो माशरा आपको इज्जत देता है, रिस्पेक्ट देता है। तो दुनिया में इज्जत से ज्यादा बढ़कर कोई चीज नहीं है। जब इज्जत मिलती है तो ऑटोमेटिकली आपका दिल करेगा इसी फील्ड में और कांटेक्ट से कांटेक्ट बनते जाते हैं लोग आगे से। एक बात आपसे और कहना चाहूंगी कि जो सिंध सहाफ़ी संगत है, इसका मंशूर क्या है सर? इसके क्या हकाइक हैं और क्या प्राइस है, वो आप थोड़ा सा आवाम को अपडेट कीजिए। सिंध सहाफ़ी संगत सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए बनाई गई थी, बुनियादी मकसद भी ये था। तो उसमें हमारे चंद मंशूर में जो समझो अहम जो बातें हैं, दो चार वो मैं आपको बता दूं। देखें, बड़े शहरों के सहाफ़ियों को जो हकूक़ हैं वो छोटे शहरों के सहाफ़ियों का हकूक़ असल नहीं है। आप ये ऐसे इस तरह समझ लें कि अब हैदराबाद के सहाफ़ियों को सहाफ़ी कॉलोनियाँ मिली हैं, कराची के सहाफ़ियों को मिली हैं, लाहौर के सहाफ़ियों को कॉलोनियाँ मिली हैं, इस्लामाबाद के सहाफ़ियों को मिली हैं। तो सिंध के छोटे शहरों के सहाफ़ियों का भी हक है कि उनको भी सहाफ़ी कॉलोनियों के लिए प्लाट दिए जाएँ। वो सिंध का कोई भी छोटा भी शहर हो, जहाँ भी सहाफ़ी हैं, जहाँ भी सहाफ़ती अदारे हैं, तो वहाँ पे उन्हें सहाफ़ी कॉलोनी के लिए प्लाट दिए जाएँ। और जो प्रेस क्लब सिंध के मतलब है कि डैमेज हो गए हैं या उनको मरम्मत की ज़रूरत है, तो उनके लिए हुकूमत के पास फंडिंग होती है, फ़ंड उनको दिए जाए ताकि वो प्रेस क्लबों की तज़ीन और आइश कर सकें। और उन पुराने प्रेस क्लबों को फिर उस हालत में कहीं छतें कमज़ोर हैं, कहीं फर्नीचर नहीं है, कहीं फर्श नहीं है, कहीं दरवाजे खिड़कियाँ टूट गई, तो उन प्रेस क्लबों की को फंड दिए जाए ताकि वो प्रेस क्लब दोबारा से उस वे में काम कर सके। आप लोगों ने कभी आवाज़ उठाई है इसके लिए? बिल्कुल, हम हमारे मंशूर में भी शामिल है। हम मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आवाज़ उठाते रहते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू, मुख्तलिफ अखबारों के थ्रू। तो उनको प्रेस क्लब, अच्छा जहाँ पे प्रेस क्लब नहीं है वहाँ पे भी सहाफ़ी काम कर रहे हैं, उनके लिए प्रेस क्लबों के लिए उनको प्लाट दिया जाए, ये उनका हक है। देखिए, जब आप कहते हैं कि सहाफ़त मुल्क का चौथा सतून है, तो सहाफ़त मुल्क का चौथा सतून है किसी भी मुल्क का, तो उसको आपने सही मानों में तो तस्लीम किया ही नहीं है। अगर किया जाता तो सहाफ़ियों के साथ ये मसाइल ना होते। आप देखें, सिंध के काफ़ी सहाफ़ी बीमार हैं, बीमारी के बिस्तरे पर हैं, उनके इलाज के लिए हुकूमत के पास करोड़ों रुपए फंडिंग होती है, लेकिन वो सहाफ़ी बेचारे मर जाते हैं, लेकिन उनका इलाज सरकार अपने खर्च पे नहीं करवाती है। तो सहाफ़ियों के जो हकूक़ हैं, इनमें से ये कुछ मेन बातें हैं जिन पे अमल हो जाए। हम चाहते हैं कि सहाफ़ी देखो एक फलाई काम करता है, एक समाजी वर्कर के तौर पे सामने आता है। कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको, बड़े शहर में सहाफ़ियों को मैं कहूँगा उनको
اعزازیہ دیا جاتا ہے, ان کو تنخواہیں اچھی دی جاتی ہیں, لیکن چھوٹے شہروں کے صافی اعزازی کام کرتے ہیں. تو جو اعزازی کام کرتے ہیں ان کی زیادہ محنت ہے, زیادہ اہمیت ہے, اپنا قیمتی ٹائم بھی دیتے ہیں, اپنے مختلف ایکٹیویٹیز میں اپنے کنونٹس بھی خود اپنی جیب سے. تو مقصد ہے ان کے لیے یہ صحافی کالونیاں, ان کی اولاد کے لیے نوکری میں کوٹا ہونی چاہیے, ان کی اولاد کی نوکری تعلیم جو ہے اعلیٰ اداروں میں فری ہونی چاہیے. تو ان کو بھی بڑے شہروں کے صحافیوں کی طرح حقوق حاصل ہونے چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے ملک کے شہری ہیں, ہمارے ملک کا حصہ ہیں, ہمارے ہم وطن ہیں. تو برابر کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ چھوٹے شہر کا صحافی ہے تو اس کے حقوق نہیں ہے, یہ بڑے شہر کا صحافی ہے, اس کو برابر کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. اگر بڑے شہروں کے صحافیوں کا آپ بین الاقوامی دورے کراتے ہو یا بین الصوبائی دورے کراتے ہو تو یہ چھوٹے شہروں کے صحافیوں کے حق ہے, ان کو بھی ان کی برابر کی بنیاد پہ ملنے چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور کوئی بڑے چینل کا صحافی ہے تو یہ بڑا صحافی ہے, چھوٹے چینل کا صحافی ہے, یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے آئین میں کہ یہ صحافی چھوٹا یا بڑا ہے. صحافی ہے, کوئی بھی بڑا نہیں ہے, کوئی سب صحافی برابر ہے. تو صحافیوں کو برابری کی بنیاد پر حقوق ملنے چاہیے جو کہ ان کا رائٹ ہے. بالکل جناب, اور یہاں پر وہی بات آتی کہ میں اپنے پلیٹ فارم کے تھرو بھی آپ سے یہی کہوں گی کہ صحافیوں کو ان کے حقوق دیے جائیں. چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا, صحافی ہوتا ہے. وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر راتوں کو بھی کوریج کے لیے نکل جاتا ہے. اس کی بھی فیملی ہوتی ہے جناب, وہ اپنی فیملی کو اگنور کر کے اپنے جو بہت سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جیسے سر نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا کہ ہمارے بھی گھر میں ایونٹس ہوتے ہیں, عید ہے یا کوئی اور ایونٹ ہے, کوئی شادی ہے یا خدا نہ خواستہ کوئی غم کا کوئی ایونٹ ہے, وہ اسے بھی اگنور کر کے آپ کے لیے, آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے, آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے. اپنی فیملی کو اگنور کر کے, اپنی پرسنل لائف کو اگنور کر کے, اپنے پرسنل ایونٹ کو اگنور کر کے وہ آپ لوگوں کے لیے نکلتا ہے. تو کائنڈلی یہی میرا میسیج ہے, یہی ریکویسٹ بھی ہے کہ ان کو ان کے حقوق دیے جائیں. جناب آگے فیوچر میں جو ہے وہ صحافی ہیں ہمارے, ان کے فیوچر کے حوالے سے آپ انہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ کیا سیکیور دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے کچھ ٹائم میں ان کا فیوچر سیکیور ہے؟ صحافیوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے آپ کوئی بھی صحافی ہو, کوئی بھی تنظیم ہو, اگر وہ آپ کے اچھے مقاصد کے لیے کام کرتی ہے یا آپ کے اپنے حقوق کے لیے کام کرتے ہیں تو اس کا ساتھ دیں. اور جو صحافیوں سے اگر آپ دیکھتے ہیں کسی سچ لکھنے کی وجہ سے اس کی پیدائش میں اس پہ کوئی حملہ ہوا, اس سے کوئی ناجائزی, اس پہ کوئی جھوٹا مقدمہ دائر ہوا, تو سارے آپ مل کے اس کی مدد کریں. اگر اکیلے ہوں گے تو آپ کمزور ہوں گے, جب سب صحافی متحد ہوں گے تو آپ مضبوط ہیں, اور آپ وہ طاقت ہیں جس طاقت کو کوئی توڑ نہیں سکتا. عوام کے لیے میسج ہے, دیکھیں عوام یہ نہ سوچے کہ میں فلاں پارٹی سے ہوں, یہ نہ سوچے کہ میں فلاں سیاسی پارٹی سے الگ رکھتا ہوں. وہ صحافی کے ہاتھ مضبوط کرے جو صحافی اپنے شہر کے, اپنے مسائل کے, اپنے ڈپارٹمنٹ کے مختلف اداروں کے مختلف ایشوز پہ قلم اٹھاتے ہیں, آواز اٹھاتے ہیں. تو شہریوں کو چاہیے جیسے وہ آپ کے لیے کرتے ہیں, آپ بھی ان کے جب مشکل وقت تو آئے, ان کے ساتھ اگر کوئی ناجائزی کر رہا ہے تو شہریوں کو چاہیے اس کے ساتھ کندھا کندھے سے ملا کر کھڑے ہو جائیں. یہ طاقت شہریوں کی اور میڈیا کی جب مل جائے گی تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو شہر کے حقوق ہیں, پانی کے مسئلے ہوں, بجلی کے مسئلے ہوں, گیس کے مسئلے ہوں, نوکری کے مسئلے ہوں, روڈوں کے مسئلے ہوں, ڈرینیج کے مسئلے ہوں, مسئلے حل نہیں ہوں گے. صحافیوں کو شہریوں کی اتحاد کی ضرورت ہے, ان کی طاقت کی ضرورت ہے, اور جب سب مل کر ایک آواز ہوں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے حل ہونے میں دیر. ایگزیکٹلی, وہ کہتے ہیں نا کہ میجورٹی از اتھارٹی, تو میجورٹی میں آ جائیے جناب. واٹ آر یو ویٹنگ فار, کم اینڈ جوائن اس. سر کا انٹرویو کیا, سر نے اپنے نازک خیالات اور کچھ بہت جو مضبوط ان کے خیالات تھے دونوں ہی شیئر کیے ہیں آپ کے ساتھ, کیونکہ یہ جو جرنلزم ہے یہ کوئی آپ کیا سمجھتے ہیں اسے, کوئی یہ ایسے ہی پیشہ ہے؟ یہ بہت نازک پیشہ ہوتا ہے, جہاں مضبوطیاں ہوتی ہیں وہاں نزاکتیں بھی ہوتی ہیں. لوگ اپنا گھر بار, اپنی فیملی کو اگنور کر کر یا انہیں تھوڑا سا بیک پر رکھ کر آپ کے لیے کام کرتے ہیں. تو انہیں سپورٹ کیجئے, اس پیشے کو سپورٹ کیجئے. اور وہی بات جو سر نے ابھی میسج دیا کہ نیگیٹیوٹی میں سے کو ختم کرنے کے لیے اس سوسائٹی میں جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے, چاہے وہ کوئی بھی میٹر ہو, ضروری نہیں ہے کہ صحافت ہو, کوئی بھی میٹر ہے, کوئی بھی ایشو ہے, چاہے وہ پولیٹیکل ہے یا پھر اکانومیکل ہے یا پھر کوئی اور لوڈ شیڈنگ سے ریلیٹڈ ہے یا پھر لاک ڈاؤن سے ریلیٹڈ ہے یا آپ کے فنڈامنٹل بیسک رائٹس سے ریلیٹڈ ہے, اس کے لیے یونٹی از اتھارٹی. تو یونائٹی بنائیے, کیونکہ جب تک یونٹی نہیں ہوگی کوئی بھی آپ کو ایزیلی بریک اپ کر سکتا ہے. کیا ہے جناب, آپ کو بالکل یاد ہوگا کہ برٹش پالیسی کیا ہے, ڈیوائڈ اینڈ رول. بالکل مانتے ہیں نا, تو ڈیوائڈ اینڈ رول تو انہوں نے کیا یہی ہے. پاکستان میں لوگوں کو اس حد تک ڈیوائڈ کر دیا ہے, کہیں پر وہ نظریات کا ہے, کہیں پہ تفرقات کا ہے, کہیں پہ فرقہ واریت ہے. ان چیزوں کو ختم کیجیے, یونٹی بنائیے اور ایک پلیٹ فارم پر آ کے متحد ہو جائیے اور اپنی ایک قوم ہونے کا ثبوت دیجیے. جناب یہاں پر
بالکل سر آپ کے ساتھ آپ کو تھینکس کرنا چاہیں گے کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ ہمارے لیے وقت نکالا, اپنے ویوز اپنے جو ہیں وہ جو بھی آپ کی آئیڈیالوجی تھی وہ آپ نے ہمارے ساتھ ڈسکس کی, شیئر کی, ہمارے ویورز تک پہنچائی. تھینک یو سر, تھینکس فار کمنگ. اور جناب آپ کے ساتھ تو باتیں ہوتی ہی رہی ہیں, ہر ہفتے ہم آپ کو جوائن کرتے ہیں, فرائیڈے بھی اور منڈے بھی. پھر آپ کے آؤٹ بیک کا, آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. کمنٹس کے ذریعے آپ ہمیں اپڈیٹ کر سکتے ہیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں, کیا نہیں دیکھنا چاہتے, اور کون سے ایسے بیسک ایشوز ہیں جنہیں ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں, کون سے ایسے گیسٹ ہیں جو ان فیوچر ہمارے ساتھ ہوں. فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. پھر نیک تمناؤں کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ سبین جاوید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.